Hello everyone, good morning to all of you. Before starting the video, I would like to tell you that people who are new on the channel, subscribe my YouTube channel Gunjan Sharma Biology Foundation. And if you like the video, then share and like it so that each and every student gets the benefit during corona related pandemic situations. Do not forget to press the bell icon to get the information of the videos uploaded by me time to time. After watching the video, please write your feedback in the comment section. Now, let's start today's video, which is related to second chapter of 11th class, biological classification. Hope you like the video. Biological classification is the scientific ordering of organisms in a hierarchical series of groups on the basis of their relationship, morphological, evolutionary and others. जैसे ही हमने चैप्टर को स्टार्ट किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले हमें चैप्टर को समझना इम्पोर्टेंट है कि चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो जैसे कि हमें इस डेफिनेशन में दिख रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग। ऑर्डर का मतलब होता है एक सीक्वेंस बनाना, एक क्रम बनाना। तो साइंस के बेसिस पे अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक क्रम बनाएं, एक ऑर्डर बनाएं इन आ हायरार्की सीरीज, और उसकी कैसे सीरीज बनाएं, हायरार्की। मैंने आपको जब हायरार्की वाला टॉपिक करवाया था तो बताया था कि हायरार्की का सिंपल आपको कंसेप्ट याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन। तो जब हम एक हायरार्की बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप्स, और ये जो हायरार्की बनेगी किसके बेस के ऊपर बनेगी, उनके रिलेशनशिप्स के बेस पे। जैसे रिलेशनशिप किस में हो सकती है, उनकी मॉर्फोलॉजी में हो सकता है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में दिखावट में, बनावट में, देखने में कैसे हो, सेम हो, तो उनकी मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि दिस इज द स्टडी ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्गन्स। अगर बॉडी के बाहर की हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हमें स्टडी करनी है तो वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी। और जब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में मॉर्फोलॉजी सेम होगी तो कहीं ना कहीं उनमें रिलेशनशिप का होना जायज़ है। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप हो सकती है वो हो सकती है इवोल्यूशनरी। व्हाट इज द इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का मतलब होता है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड फ्रॉम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। पुराने ऑर्गेनिजम्स से नए ऑर्गेनिजम्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। और ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करती है। जैसे कि वेल अंडरस्टूड है कि बर्ड्स का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है, रेप्टाइल से, और जो मैमल्स हैं वो किससे बने हैं, बर्ड्स से। तो कहीं ना कहीं पर ये जो चीज़ें आपस में इंटरलिंक कर रही हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो ये हमें हेल्प करती हैं कि हम इनके बेसिस के ऊपर डिपेंड होकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को प्रोसीड करें। एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब जब हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसके एडवांटेजेस या इसके बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अगर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया तो इसका क्या बेनिफिट होगा। तो जो इसका पहला बेनिफिट होगा वो होगा इट मेक्स देयर स्टडी कन्वीनियंट। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है और बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से करनी है, व्हाट इज द कन्वीनियंट? कन्वीनियंट का मतलब है सुविधाजनक तौर पर। आपको मान लीजिए हमने 100 ऑर्गेनिजम्स दे दिए एक ही टाइम पर और कहा कि 100 ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करके हमें इतने इतने पर्टिकुलर टाइम में आप अपने आंसर्स बताइए, तो वो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा और हम ये कह सकते हैं कि एक इनकम्प्लीट वाला टास्क होगा। लेकिन अगर आप उनको 100 ऑर्गेनिजम्स में हमें आपको 2 ऑर्गेनिजम्स दिए और उन 2 ऑर्गेनिजम्स के बारे में कहा कि इनकी डिटेल स्टडी करके आप अपने चीज़ों को नोट डाउन करो, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है। सेकेंड जो इसका एडवांटेज है वो है इट फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फैसिलिटेट का मतलब होता है बढ़ाना। इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आसानी से उस ऑर्गेनिज्म को पहचान सकते हैं। थर्ड जो है वो है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैन टू नो अबाउट all the organisms, but the study of a few representatives from each group will enable him to have a broad idea of the life as a whole। एक कहीं ना कहीं हम बात करें कि एक ह्यूमन के लिए बेसिकली स्टडी किसको करनी है, ह्यूमन को करनी है। तो ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पर वो सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर पाए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं पर ये बहुत ही लीनियंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि वो उन ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में एक एक रिप्रेजेंटेटिव को ले और उस रिप्रेजेंटेटिव की वो स्टडी करे, तो एक ही समय पर उस होल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में ईजिली स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है इट रिवील्स रिलेशनशिप्स।
अमंग द वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब वो क्लासिफिकेशन करेगा कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन, तो क्लासिफिकेशन करते करते उसको दो या दो से ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके बीच में रिलेशनशिप्स का पता लगाने का मौका मिलेगा और वो इजीली उनको इंटरलिंक कर पाएगा। लास्ट है, इट रिवील्स इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स बाय शोइंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर इन द वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड बाय द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। तो जो नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे पुराने ऑर्गेनिज्म से, तो वो कैसे बन सकते हैं? तो क्वेश्चन यही है, वो बनने के आधार क्या है? वो बनने का आधार है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी ऑर्गेनिजम्स में क्या आती जाएगी? कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेगा तो वो 2 या 3 ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशन को सर्च कर सकता है। उनको सर्च करके वो उनके बीच की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको डिटरमाइन कर सकता है और उस कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगाकर इजीली उन ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करके पूरी की पूरी नॉलेज को कन्वीनियंटली ग्रेस्प कर सकता है। अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। चैप्टर को डील करने के लिए, चैप्टर के अंदर जाने के लिए हमें इसकी बेसिक हिस्ट्री पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। क्या क्लासिफिकेशन आज के मॉडर्न साइंटिस्ट ने किया था या पुराने जो प्राचीन जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इसके अंदर कोई प्रयास किए थे? तो हम उन्हीं प्रयासों को लेकर चल रहे हैं इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस हिस्ट्री पे आते हैं छांदोग्य उपनिषद के ऊपर। ये उपनिषद, ये वेद, ये जो थे ये बहुत वैदिक कल्चर था। वैदिक कल्चर जब हमने एजुकेशन को स्टार्ट किया था, आज के बहुत पहले जो वैदिक कल्चर था वो हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में क्या एफर्ट्स कर रहा था, उसी एफर्ट को मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। तो जो छांदोग्य उपनिषद है उसने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में। पहली जो कैटेगरी थी वो थी द्विज। द्विज का मतलब जो आज हमारा मॉडर्न टर्म है विविपेरस, आप सभी इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस यंग वन, बेबी यंग वन, जो बिल्कुल नव विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, वो कहलाते हैं विविपेरस। तो छांदोग्य उपनिषद ने विविपेरस के लिए जो टर्म ली थी वो टर्म ली थी द्विज, यानी उसने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी बनाई थी द्विज, जो कि विकसित बच्चों को जन्म देने वाले या यंग वंस को बर्थ देने वाले होते हैं। इट मीन ये विविपेरस का ही एक प्रकार का पर्यायवाची या सिनोनिम है। नेक्स्ट जो उन्होंने कैटेगरी बनाई वो बनाई थी अंडज। अंडज को हमारे मॉडर्न जो साइंस है, बायो है, उसके अंदर कहते हैं ओविपेरस। ओविपेरस मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स विच ले एग, जो एग्स को ले करते हैं या अंडे देते हैं वो कहलाते हैं ओविपेरस। और जो ओविपेरस होंगे वो कहीं ना कहीं पे अंडज की श्रेणी में आएंगे। तो छांदोग्य उपनिषद ने दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स बनाए थे वो थे अंडज। नेक्स्ट जो थर्ड जो कैटेगरी है वो है उद्भिज। उद्भिज को हम मॉडर्न जो बायो की टर्म है उसके अंदर माइन्यूट एनिमल्स कह सकते हैं। माइन्यूट का मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, छोटे आकार के, और जो माइन्यूट एनिमल्स होंगे वो होंगे उद्भिज। तो इस तरीके से छांदोग्य उपनिषद ने एनिमल्स की 3 कैटेगरी बनाई, द्विज, अंडज और उद्भिज। नेक्स्ट हम जाते हैं सुश्रुत संहिता पे। सुश्रुत संहिता, ये जो सुश्रुत थे बहुत ही बड़े मतलब एक चिकित्सक, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर का जो हमारा जो मेडिसिन का जो है पूरा का पूरा वो सुश्रुत संहिता से ही लिया गया है। पूरी जो मेडिसिन वगैरह चली आ रही है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत संहिता क्लासिफाई ऑल लिविंग सब्सटेंसेस इनटू स्थावर। उन्होंने सभी जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिवाइड कर दिया था एक नंबर पे तो स्थावर में। स्थावर का मतलब हिंदी का शब्द है स्थावर, यानी जो स्थापित रहते हैं, एक ही जगह टिके हुए रहते हैं। तो इनको अपन मॉडर्न टर्म में क्या कह सकते हैं? इमोबाइल, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा सकते, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल जाएगा प्लांट्स का। एंड दूसरी जो कैटेगरी बनाई वो उन्होंने बनाई जंगम। जंगम का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी स्थिति को परिवर्तित करते रहते हैं। और जो मॉडर्न टर्म होगी वो होगी मोबाइल, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले। तो इनमें जो उन्होंने कैटेगरी बनाई वो बनाई एनिमल्स की। तो एक्चुअली उन्होंने 2 बेसिकली मोटे मोटे जो थे वो डिवीज़न बना दिए कि एक तो जो है वो वहीं रहेंगे, तो वो तो प्लांट्स स्थावर, और एक जो होंगे वो अपनी स्थिति को बदलते रहेंगे, तो वो जंगम यानी एनिमल। प्लांट्स वर फर्दर ग्रुप्ड एज वनस्पति, वृक्ष, वृद्ध, औषधि। इसी तरीके से उन्होंने प्लांट्स को भी डिवाइड किया सुश्रुत संहिता ने। उन्होंने प्लांट्स की 4 या 5 कैटेगरी बनाई। तो उसमें वनस्पति आ गई, वृक्ष आ गए, जितने भी वृक्ष वगैरह होते हैं, वृद्ध आ गए, और औषधि जिनसे मेडिसिन वगैरह मिलती है वो आ गए। नेक्स्ट उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न की तरफ आते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो प्लिनी द एल्डर एक साइंटिस्ट थे, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। उन्होंने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। यहाँ से कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है कि आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो आपको याद रखना है प्लिनी द एल्डर।
एंड मेंशन ओवर 1000 इकोनॉमिक प्लांट्स। उन्होंने लगभग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट 1000 स्पीशीज थी प्लांट्स की, उनकी बात की थी। एंड नियरली 2000 आइटम्स इन हिज बुक, और उन्होंने ऐसे ही प्लांट्स के 2000 आइटम्स को अपनी बुक में मेंशन किया था। और उनकी बुक जो इम्पॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं और कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है, उसका नाम आपको याद रखना है। वो बुक है हिस्टोरिया नेचुरलिस, यानी प्लिनी द एल्डर ने जो बुक लिखी थी वो बुक है हिस्टोरिया नेचुरलिस। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिनको हम टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं, जिनको क्लासिफिकेशन के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर वगैरह दिया और जिनसे हम बहुत वेल नोन हैं, उन साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ने डेवलप किया था बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में समझा चुकी हूँ। बायनोमियल का मतलब होता है ऐसी नाम पद्धति जिसके अंदर ईच एंड एवरी जो नेम होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो जेनेरिक नेम, और सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो मतलब पहला नाम तो जाएगा जीनस का, दूसरा नाम जाएगा स्पीशीज का, और इन दोनों के मिलने से बनेगा आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट जीनस एंड सेकंड स्पीशीज। ही आल्सो डिस्क्राइब्ड 5900 या 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट इन हिज बुक स्पीशीज प्लांटेरम। इन्होंने भी 5900 प्लांट्स को एक ही बुक के अंदर एंटाइटल किया था, और उनकी जो बुक थी वो थी स्पीशीज प्लांटेरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि जो कैरोलस लीनियस है, उन्होंने बॉटनी से रिलेटेड जो बुक लिखी वो बुक कौन सी थी, तो वो थी स्पीशीज प्लांटेरम इन 1753। और इनको जो ईयर था वो ईयर कौन सा था, 1753। एंड 4326 जो स्पीशीज थी वो उन्होंने एनिमल्स की डिनोट की, और जो डिनोट करने की जो बुक थी, कहाँ पर उन्होंने इसको मेंशन किया, वो बुक थी सिस्टेमा नेचर। ये नाम थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, बीच में छूट गया, तो सिस्टेमा नेचर, NATURAE, सिस्टेमा नेचर। और लिखने का जो इनका एज था, जो काल था, वो था 1758। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैंने वही पॉइंट्स यूज़ किए हैं जो आपके कॉम्पिटिशन में या आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इनको, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम बेसिक टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वाज सजेस्टेड बाय कैरोलस लीनियस इन 1758। इसको जो सजेस्ट करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कैरोलस लीनियस, जिन्होंने टू किंगडम बनाए थे। ही डिवाइडेड द लिविंग वर्ल्ड इनटू टू किंगडम्स, प्लांटी फॉर प्लांट एंड एनिमेलिया फॉर एनिमल्स। इन्होंने प्लांटी तो वर्ड यूज़ किया प्लांट्स के लिए और एनिमेलिया यूज़ किया एनिमल्स के लिए। यहाँ पे पिक्चोरियल डायग्राम के थ्रू मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अंदर सारे प्लांट्स आ गए जो स्टे इन प्लेस, एक ही जगह रहते हैं एंड फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो एनिमल्स हैं वो वॉक एंड ईट, चल भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फाइव किंगडम सिस्टम के ऊपर, जो क्लासिफिकेशन है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइव किंगडम जो सिस्टम है, तो उसमें फाइव किंगडम कौन से होंगे, सबसे पहले होगा मोनेरा, फिर होगा प्रोटिस्टा, फिर होगी फंगी, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। इस सिस्टम को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है रॉबर्ट एच व्हिटेकर। तो आपको याद रखना है कि फाइव किंगडम थ्योरी किसने दी थी, रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने। अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, इकोलॉजी की स्टडी करते थे। प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ये जो व्यवस्था है फाइव किंगडम थ्योरी की या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, ये व्यवस्था उन्होंने कब दी थी, तो ये व्यवस्था उन्होंने दी थी 1969 में। व्हिटेकर डिवाइडेड द लिविंग वर्ल्ड इनटू फाइव किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। Whitaker has based his five kingdom system of classification of living organism on the following factors। अब जब हम किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई बेस हम लेंगे, और वो बेसिस क्या क्या होंगे, तो उन बेसिस के ऊपर बात करना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि Whitaker ने जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया तो उन्होंने ऐसे कौन से बेस लिए थे जिसके बेसिस पे उन्होंने फाइव किंगडम फॉर्म कर दिए। तो अगर हम उस पर डिटेल में वन बाय वन स्टडी करें तो पहला जो आएगा वो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पहला जो बनेगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर को अगर हम आधार बनाकर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें तो उनके दो ग्रुप बनेंगे। एक तो ऐसे जिनके अंदर सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक, और एक ऐसे जिनके अंदर सेल कैसी है, यूकैरियोटिक। ये डिफरेंस 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, पर फिर भी मैं एक बार आपको सामने उसको पॉइंट आउट करूंगी। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर ट्रू टाइप का न्यूक्लियस या ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ मोनेरा और बाकी यूकैरियोट्स में जो चार आपके किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इनको हम क्लासिफाई करेंगे।
सेकंड जो इसका बेस है वो है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए हैं और कुछ सेल या कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए हैं। तो इसके बेस पर भी व्हिटेकर ने उनके 5 किंगडम बनाए। थर्ड जो है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस तरीके का ले रहे हैं, किस आधार पे ले रहे हैं। व्हिटेकर क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड। ये दो उन्होंने मोड लिए, तरीके लिए, इसके ऊपर उन्होंने उसको डिवाइड किया। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड सेल्फ लेवल के ऊपर तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उनको भी उन्होंने आगे जाके डिवाइड किया कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो केमिकल्स के बेस पे, केमिकल्स को यूज़ करते हुए अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, और फोटोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ करते हुए जितने भी आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन सबको फ्यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कीमोसिंथेटिक दूसरी प्रोसेस है और फोटोसिंथेटिक दूसरी प्रोसेस है, और ये दोनों ही प्रोसेस ऑटोट्रॉफिक का ही वेरिएशन है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, इंजेस्टिव और होलोजोइक एंड एब्जॉर्प्टिव और सेप्रोट्रॉफिक। इंजेस्टिव का मतलब है फूड को पूरा अंदर खाने वाले, जो फूड को पूरा अंदर लेकर खाते हैं उनके लिए हम टर्म काम में लेते हैं होलोजोइक, और जो एब्जॉर्ब करते हैं, चूज कर खाते हैं, उनके लिए हम काम लेते हैं सेप्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट जो उन्होंने बेस लिया वो लिया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनी जहाँ पर आ जाए आपको इवोल्यूशन से उसको जोड़ देना है कि बात किसकी चल रही है, इवोल्यूशन की चल रही है। फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि उसकी हिस्ट्री में उसके फॉर फादर्स कौन थे, उनके एंसेस्टर्स कौन से, उसके डिसेंडेंट्स कौन से थे, कि जैसे अभी ह्यूमन का जो डिसेंडेंट है या एंसेस्टर है या फॉर फादर है वो कौन है, मंकी है तो वो क्यों है, मंकी और ह्यूमन में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है। तो इस तरीके से स्टडी जो करना होता है वो होता है इवोल्यूशनरी ट्रेंड। सच रिलेशनशिप्स आर नॉट क्लियर इन ऑल केसेस। ऐसी रिलेशनशिप हर केस के अंदर क्लियर कट नहीं होती हैं, कहीं पर हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, कहीं पर हम इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ कोई बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रखती है। ओनली फॉसिल रिकॉर्ड कैन प्रोवाइड सच रिलेशनशिप। ऐसी रिलेशनशिप हमें कहाँ से मिलेगी, फॉसिल से मिलेगी। अब व्हाट डू मीन बाय फॉसिल, इसको हिंदी में कहते हैं जीवाश्म। अगर हम इसकी एक डेफिनेशन की बात करें तो पर्टिकुलर क्या डेफिनेशन बनेगी, डेड रिमेन पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। बॉडी में मरने के बाद, डेड होने के बाद जो पार्ट्स बच जाते हैं वो पार्ट्स कहलाते हैं फॉसिल्स। जैसे हमारी डेड बॉडी को अगर हम फ्यूनरल करवाएं, जलाएं, तो क्या क्या बचेगा, बोन्स बचेंगे, टीथ बचेंगे। तो ये बोन्स और टीथ क्या होंगे, फॉसिल्स होंगे। तो फॉसिल से हमें कहीं ना कहीं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। अब हम एक एक किंगडम को थोरोली लेके चलेंगे। जो 5 किंगडम है वही 5 किंगडम हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो चैप्टर की एक तरीके से स्टार्टिंग हो रही है किंगडम मोनेरा के साथ में। मोनेरा इंक्लूड द मोस्ट एंशिएंट एंड स्मॉलेस्ट द मोस्ट प्लेंटिफुल प्रोकैरियोट। जो मोनेरा होते हैं उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है बहुत ही प्राचीन, छोटे और बहुतायत में पाए जाने वाले प्रोकैरियोट्स को। प्रोकैरियोटा मीन जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। दीज ऑर्गेनिजम्स लेक अ ट्रू न्यूक्लियस। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। किंगडम मोनेरा इंक्लूड बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। मीन इसके जो सोल मेंबर हैं वो सोल मेंबर हैं बैक्टीरिया। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में सारे बैक्टीरिया के डायग्राम आपके सामने हैं। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, बायोगैस फ्रॉम द डंग। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। ये जो आपके जितने भी मतलब बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरियाज जो हैं वो क्या होते हैं कि एक्सट्रीम हैबिटाट्स में, जो बुरी तरीके से प्रभावित हैबिटाट्स हैं वहाँ पर भी रह सकते हैं। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी के झरने, डेजर्ट यानी कि आपका रेगिस्तान, स्नो यानी कि जहाँ पे बर्फ़ है वहाँ, डीप ओशन गहरे समुद्र। कोई सा भी हैबिटाट आप हैबिटाट इनको दीजिए, उन्हीं हार्श हैबिटाट में बैक्टीरिया अपने आप को क्या करेगा, सर्वाइव करवा लेगा। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। अब ये बैक्टीरिया जो हैं ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। किसके बेसिस पे, अपने शेप के बेसिस पे। तो जो गोल शेप के होंगे, स्फेरिकल होंगे यानी गोल होंगे, राउंड होंगे, उनके लिए नाम आपको टर्म जो काम में लेनी है वो लेनी है कॉकस। अगर एक है तो बोलोगे कॉकस और बहुत ज़्यादा है तो बोलोगे कॉकाई। अगर वो रॉड शेप के हैं तो आप बोलोगे बैसिलस। अगर एक है तो बैसिलस, बहुत सारे हैं तो बैसिलाई। कॉमा शेप है तो आप बोलोगे विब्रियम, अगर एक है तो, और बहुत सारे हैं तो विब्रियो। एंड द स्पाइरल, अगर वो स्पाइरल है तो एक है तो बोलोगे स्पाइरिलम और बहुत है तो स्पाइरिल्ला। तो रॉड शेप कुछ कॉमा स्पाइरिकल शेप कुछ इस तरीके से, रॉड शेप कुछ इस तरीके से, और कॉमा शेप कुछ इस तरीके से, और स्पाइरल शेप कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया।
These are special because they live in some harsh habitats. ये आर्किबैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थितियों में, हार्श का मतलब होता है विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, हार्श हैबिटाट्स में भी रह सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, जहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी ये सर्वाइव करेंगे और उनका नाम बन जाएगा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स बैक्टीरियाज आर दोज बैक्टीरियाज विच प्रेजेंट इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। जो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन में रह जाते हैं उनका नाम पड़ जाता है हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स, those bacteria which can survive in hot springs called thermoacidophiles, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाएं वो कहलाएंगे thermoacidophiles। एंड मार्शी एरियाज, जो दलदल में भी रह जाएं उनके लिए काम में आएगा मेथनोजन। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वाल। अब आर्किबैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरियाज में डिफरेंस क्या है? उनके सेल वाल के कॉम्पोजिशन के बेस पे। इनकी सेल वाल रिजिड होती है अदर्स के कंपेयर में, एंड दिस रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मैथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल। व्हाट इज द गट? गट का आप सिनोनिम ले सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो गट। और जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं, रूमिनेंट का मतलब है जुगाली करने वाले, जैसे गाय है, भैंस है, काऊ, बफेलो, ये सब ऊँट, ये सब क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब एक बार खाना जो भी घास फूस खाई उसके बाद में उसको चबाते रहते हैं, तो उनके लिए उनका नाम हो जाएगा रूमिनेंट। और दूसरी बात ये है कि इनके स्टोमक जो है, अगर साइंटिफिक टर्म से देखी जाए तो इनका जो स्टोमक है उनका एक पार्ट होता है रूमन। जैसे स्टोमक के पार्ट्स किए जाते हैं तो इनका एक पार्ट होता है रूमन, जिनके बॉडी के अंदर रूमन पाई जाती है वो कहलाते हैं रूमिनेंट्स। तो जितने भी रूमिनेंट्स हैं उनकी गट के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये मैथनोजन पाया जाएगा, जैसे काऊ और बफेलो। और ये जो मैथनोजन होगा इसी के कारण रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन बायोगैस, इसी के कारण वो ऑर्गेनिज्म क्या कर पाएंगे? मिथेन गैस या बायोगैस को प्रोड्यूस कर पाएंगे। कहाँ से? फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। तो बायोगैस जो प्लांट लगते हैं जहाँ पे डंग को यूज़ किया जाता है, काऊ और बफेलो, तो एक्चुअली ये जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है ये पर्टिकुलर उस मैथनोजन बैक्टीरिया के कारण ही हो रही है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है यू बैक्टीरिया। यहाँ पे हमने आर्किबैक्टीरिया का डायग्राम भी शो किया है। ये आर्किबैक्टीरिया हैं पूरे के पूरे, इस तरीके से आपको आर्किबैक्टीरिया शो होगा। नेक्स्ट हम आते हैं यू बैक्टीरिया पे। दे आर ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, क्योंकि इनके अंदर क्या है? ट्रू टाइप के, मतलब एक्सट्रीम जो मतलब वो आ चुके हैं, कुछ और अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज आ चुकी हैं। दे हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल वाल एंड इफ मोटाइल दे हैव फ्लैजिलम। उनके अंदर स्पेशल टाइप की सेल वाल बन चुकी है, और अगर वो मोटाइल होंगे, गमन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो उनके अंदर एक क्या पाई जाती है? फ्लैजिलम, जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है, गमनांग है, या उसके आधार पर गमन किया जा सकता है, लोकोमोशन किया जा सकता है। साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए। अब यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम होता है BGA। BGA का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ये डायग्राम आपको डिनोट कर रखा है। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए के कारण ये क्या करेंगे? सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, और ये बिल्कुल सेम है किसके जैसे? ग्रीन प्लांट्स के जैसे। एंड द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और ये अपना खाना खुद बनाएंगे जैसे कि ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं। कॉलोनियल यानी कॉलोनी में रह सकते हैं। फिलामेंटस हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया मेक्स ब्लूम्स। ब्लूम्स का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप। ये ब्लूम बनाते हैं किसके अंदर? पोल्यूटेड वाटर बॉडी में। जब भी आप किसी गंदे पानी के स्रोत की तरफ देखते हो तो वहाँ पे काई जमी हुई रहती है, एकदम से बहुत ज़्यादा हरा हरा पार्ट वो दिखता है, पूरा का पूरा पाथ उसका, तो वो क्या होता है? वो ब्लूम होता है, जो किसने बनाया? साइनोबैक्टीरिया ने बनाया। सम ऑफ देम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये वातावरण की नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स कर लेते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट्स के रूप में। और ये जो इनके शरीर में ऐसा क्या है कि उन्होंने उसको फिक्स कर लिया? तो उनके बॉडी के अंदर हेट्रोसिस्ट नाम का ऑर्गन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स के लिए, कि जितने भी साइनोबैक्टीरियाज या बैक्टीरियाज हैं उनकी बॉडी में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होने के कारण वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करती है या उसको ग्रास्प करती है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेती है नाइट्रेट में, और उस नाइट्रेट का यूज़ करते हैं प्लांट्स फूड प्रिपरेशन में। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे मैंने आपको हेट्रोसिस्ट मेंशन हो जाएगी। ये जो दिख रहा है आपको, ये हेट्रोसिस्ट है, और इस हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क किया जाता है। साइनोबैक्टीरियाज के फॉर्म में ही हमें यू बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे नॉस्टोक है, एनाबीना है, ये दो एग्जाम्पल हैं साइनोबैक्टीरिया के। नेक्स्ट उसके पहले हम बात कर लेते हैं इनके शेप के बेसिस पे। अभी हमने देखा था कि बैक्टीरिया को शेप के बेसिस में कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं स्फेरिकल यानी कोकाई। कोकाई का मतलब मैंने बताया था गोल जो होते हैं। तो अगर ये 2 हों और जुड़ जाएं तो ये डिप्लोकोकाई बोलेंगे। बहुत सारे आपस में जुड़ जाएं तो स्ट्रेप्टोकोकाई बोलेंगे। 4 के ग्रुप में वो जुड़ जाए तो बोलेंगे टेट्राड।
बहुत सारे ग्रुप में जुड़े तो सारसीना, और बहुत सारे गोल 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 इस तरीके से जुड़े तो स्टेफाइलोकोका। ये सारे कोकस के टाइप है जो डायग्राम के माध्यम से आपको इजीली यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप इनको डायग्राम को बनाइएगा कॉपी के अंदर, उनको मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद में आता है बेसिलाई। बेसिलाई मतलब रॉड शेप। तो रॉड शेप में आपको दिख रहा है चेन ऑफ बेसिलाई। यहाँ पे फ्लैजिलेट रोड्स, फ्लैजिला निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्पोर फॉर्मेशन दिख दे रही है आपको। अदर्स में आता है कॉमा शेप। कॉमा शेप को आपको बोलना है विब्रियो, जैसे कि विब्रियो कॉलेरी नाम लिखा हुआ है इन्होंने, जो हैजा का जो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से कोलेरा बीमारी फैलती है, तो वो फैलती है विब्रियो कॉलेरी के कारण, तो ये कॉमा शेप होता है। स्पाइरिला, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, आपके 9th क्लास में भी था कि जो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है उसके वजह से स्पेसिफिक टाइप की बीमारी होती है, तो हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी है वो स्पाइरिला शेप का होता है। और स्पाइरोकीट्स जिसमें ट्रिपोनामा पैलिडम आपके आता है, और ये भी एक वजाइनल जो है आपकी डिजीज करने में या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैलाने में उसका पैथोजन होता है। हेट्रोसिस्ट बैक्टीरिया प्ले ये हेट्रोसिस्ट नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। हेट्रोसिस्ट बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स को अर्थ में से निकालने का भी हेल्प करते हैं। जैसे कि सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, तो वो जो लास्ट का डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा वो इन बैक्टीरिया के कारण होगा, और उस एनिमल की बॉडी से ये 3 जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, ये बाहर निकल कर अर्थ के अंदर वापस चले जाएंगे। तो इस तरीके से मिनरल साइक्लिंग या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये मिल्क से कर्ड बनाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जैसे सबसे पहला एंटीबॉडी था पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलियम नोटेटम से बना था फंगी से, तो इस तरीके से ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूम्स के अंदर। व्हाट इज द लेग्यूम्स? ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, वो सारे प्लांट्स कहलाते हैं लेग्यूम्स, जिसमें पल्सेस, दालें, पी, मटर ये सब आते हैं। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू द ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, एनिमल एंड पेट्स। कुछ इनमें पैथोजन भी होते हैं। व्हाट इज द पैथोजन? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, रोग फैलाने वाले जो भी जीवाणु होते हैं वो सब पैथोजन कहलाते हैं। तो ये ह्यूमन, क्रॉप, एनिमल और पेट्स के अंदर डिजीज भी फैलाते हैं। कुछ डिजीज के नाम यहाँ पर बता रहे हैं, कोलेरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, सिट्रस कैंकर जो प्लांट्स में होता है। ये बहुत ही ज़्यादा वेल नोन डिजीज हैं जो किसके कारण होती हैं? बैक्टीरियाज के कारण होती हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन। इसका जो रिप्रोडक्शन का मेन जो है तरीका, मोड है, वो है फिशन। फिशन क्या होता है? फिशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है या बहुत सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। 2 सेल्स में होंगी तो बाइनरी फिशन, और बहुत ज़्यादा में होंगी तो मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी फिशन या मल्टीफिशियल फिशन, जो भी फिशन हो, बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन का वर्क करेंगे वो करेंगे फिशन के बेस पे। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे मेक्स न्यू स्पोर्स। अब ये क्या होगा कि कभी कभी कंडीशंस 2 प्रकार की हो जाती हैं, एक तो विपरीत और एक अनुकूल। तो अनुकूल को तो बोलते हैं फेवरेबल, जिसमें ये फिशन करते हैं, और दूसरी विपरीत को बोलते हैं अनफेवरेबल, जिसके अंदर ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं और उसके माध्यम से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और अडॉप्ट ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। बहुत ही पुराने तरीके का ये तरीका अपनाते हैं। उसमें ये सिर्फ क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया से लेकर दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लेक अ सेल वॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन का कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम लिखो जिसमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो सेल वॉल नहीं पाई जाती, उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी जो सेल है वो कौन सी है? वो माइकोप्लाज्मा है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकती है। मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक। इसमें से जो मैक्सिमम जो माइकोप्लाज्मा के जो मेंबर्स हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। नो सेल वॉल, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, सोल्यूबल आरएनए की फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम जो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, डीएनए आपको दिख ही रहा है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। 3 लेयर सेलुलर मेम्ब्रेन है, 3 लेयर्स की बनी हुई है, और सोल्यूबल इसमें प्रोटीन्स है। डीएनए ट्रांसफर की बात की कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत प्रिमिटिव तरीके से होता है। एक बैक्टीरिया का डीएनए निकल के इसमें चला जाता है दूसरे बैक्टीरिया में, तो उसमें डायग्राम के बेसिस पे आपको बताया है ये डोनर है जो डीएनए को दान करेगा, ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया जो डीएनए को एक्सेप्ट करेगा। तो इसका जो ये पीली आपको दिख रही है पाइलस, ये पाइलस क्या होता है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, और इस तरीके से 2 डीएनए एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं, 2 बैक्टीरिया, और एक बैक्टीरिया से ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बैक्टीरिया में, और इस तरीके से ये ओल्ड डोनर हो गया और ये न्यू डोनर हो गया। तो ये एक तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरियाज में।
फिशन की बात की थी कि फिशन क्या होता है, मैंने अभी बताया था। फिशन का मतलब है जिसमें एक पेरेंट सेल दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, तो बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन होगा। तो वो डायग्रामेटिक आपको सामने शो किया हुआ है। पेरेंट बैक्टीरिया है, इस तरीके से पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर उसके जो थे सेल वाल के थ्रू उसकी सेल डिवाइड हो गई, और ये फाइनली जो बने वो दो डॉटर बैक्टीरिया इसमें बन चुके हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन की जो बेस्ट मेथड है वो तो है फिशन, फेवरेबल में। अनफेवरेबल में है स्पोर फॉर्मेशन, और फिर अगर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है वो भी प्रिमिटिव टाइप का, तो उसमें उसका जो एग्जांपल है वो है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में सिंपली डीएनए का क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जैसे भी आपकी रिएक्शंस हैं, रेस्पॉन्सेज हैं, वो रेस्पॉन्सेज आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में ऐड किया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।